जरूर थे, उन गेंस को पूरी तरह से बाजार ने एरोड कर दिया। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स आपको वहां स्ट्रेंथ जरूर दिखी होगी। यानी अगर आप यहाँ पर कुछ पॉकेट्स की आप बात करें, हालांकि पहले बड़े सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 16,100, 16,150 ये बड़े सपोर्ट हैं जिनके पास क्लोज हुआ है। निफ्टी आज की आप ट्रेड की बात करें तो 16,125 के पास आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ देखें, बैंकिंग काउंटर्स की स्ट्रेंथ देखें, और इनफैक्ट निफ्टी की अगर गेनर और लूजर की बात करें तो उसमें आपको क्लियरली पॉकेट्स दिखाई देगी, जिन पॉकेट्स में बाइंग थी और वो पॉकेट्स जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। टेक्नोलॉजी स्पेस क्लियरली प्रेशर बनाया टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखी ड्यूरिंग द कोर्स। एफएमसीजी स्पेस में गेन्स इरोड हुए, बैंकिंग स्पेस में ऑटो सेक्टर कंटिन्यूज टू बी रेजिलिएंट, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है पिछले हफ्ते से ही, वहां पर आज भी हमने गेन्स देखे। फार्मा स्पेस में आप देखेंगे कि जब से फार्मा स्पेस में इनफैक्ट दो काउंटर्स को देखें तो पहला बड़ा गेनर डॉक्टर रेड्डीज और बड़ा लूजर डिविस लैब। लगभग 20% लूज किया है डिविस लैब ने सिर्फ 2 दिन में। कल से लेकर आज तक में 20% तक का फॉल देखने को मिला है। पोस्ट द अर्निंग्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, नो सर्टेनिटी, नो गाइडेंस ऑन रेवेन्यू, और इसके चलते आपने बाजार को इसे पनिश करते हुए स्टॉक को देखा। ऑन द कॉन्ट्रेरियन डॉक्टर रेड्डीज अभी तक आप वहां अच्छी कमेंट्री के बाद उसमें मूव्स आप देख रहे हैं, तो ये एक टॉप गेनर और एक टॉप लूजर निफ्टी के लिहाज से। अच्छे कमेंट्री के नंबर्स जिनका इम्पैक्ट क्लियरली हेडविंड्स अब कम है, अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है ऑटो स्पेस, वहां पर भी आप तेजी देखेंगे। आज की अगर आप बड़े काउंटर्स की बात करें जिन्होंने बाजार को सपोर्ट नहीं दिया, तो उसमें आपको क्लियरली टेक्नोलॉजी स्पेस वीक दिखाई दिया। पहले 5 बड़े लूजर्स में टेक महिंद्रा था। नंबर्स वीक होने के बाद नो कमेंट्री या मिसिंग ऑन द कमेंट्री, उसमें डिविस लैब, ग्रासिम के नंबर्स वीक हुए। उसके बाद आपने वहाँ पर प्रॉफिट बुक होते हुए देखे। प्रॉफिट बुक होते हुए आपने इनफैक्ट वहाँ सेल साइड ट्रेड्स दिखे। ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बुक होते हुए देखे। ऑन द कॉन्ट्रेरियन गेनर्स में आपको डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी, कोटक और एफएमसीजी स्पेस से नेस्ले, ये काउंटर्स से जिन्होंने आज तेजी के ट्रेड दिखाए। कुछ सेक्टर्स की बात करनी होगी जो क्लियरली आज स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल स्पेस, कोरोमंडल हो, चंबल हो, टाटा केमिकल, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, ये सारे स्पेस में आपको बस दिखाई दी। शुगर स्पेस से लेकर एक न्यूज आई जहां पर बात हो रही थी कि वहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर एक कैप लगाएगी जस्ट टू कीप द फूड इन्फ्लेशन प्राइसेस इन चेक फॉर अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, एक प्रिकॉशनरी स्टेप। वहां से हमने एक शार्प रिएक्शन शुगर स्टॉक्स में देखा। वीक थे आज और वीक हुए, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि इस खबर को जब बाजार ने समझा तो वहां संभले भी और काउंटर्स ऊपर आए भी, रिकवर भी। बलरामपुर चीनी जैसे, रेणुका शुगर जैसे काउंटर 2-2, 3-3, 4-4% ऊपर की तरफ भी आए। तो आज का पूरा दिन अगर आप बात करें, ऑटो स्पेस आपको क्लियरली अभी भी स्ट्रेंथ साइड पे दिखाई दे रहा है। फार्मा स्पेस में आपको आज बाइंग, फार्मा स्पेस में भी आप लगातार शुक्रवार से बाइंग देख रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में आपको कल भी स्ट्रेंथ थी, आज भी स्ट्रेंथ को थोड़ा मोमेंटम जरूर लूज हुआ होगा, लेकिन वहां पर आपको कंटिन्यूअर हेवी वेट्स, बड़े स्टॉक्स जो हैं जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हो, ये आपको इतने वीक नहीं दिखे। तो बाजार को इन्होंने नीचे की तरफ नहीं खींचा। ड्रैगर जो मेजरली थे वो टेक्नोलॉजी स्पेस से निकल कर आए। तो ये था बाजार का आज का दिन भर का मूव। बढ़ती बॉन्ड यील्ड पर आरबीआई और वित्त मंत्रालय की नज़र है। बॉन्ड यील्ड काबू में लाने के लिए आरबीआई कदम उठा सकता है। क्या है पूरी खबर? एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर कर रही है हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड जो है कॉन्टिन्यूसली हायर साइड पे बने हुए हैं, और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो डेफिनेटली रिस्क पर है कि उसका एक्सीड हो सकता है। जो करंट टारगेट है 6.4% इस ईयर का, उसी के चलते भी बॉन्ड यील्ड्स में इंक्रीज देखा जा रहा है। तो जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई के साथ डिस्कशंस कर रही है बॉन्ड यील्ड्स को लेकर, उसका असेसमेंट कर रही है बॉन्ड यील्ड्स के लेवल को लेकर। और ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो करंट लेवल ऑफ बॉन्ड डील्स है वो डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कंफर्टेबल लेवल नहीं है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि अगर वो ये कहें कि जो करंट लेवल ऑफ बॉन्ड डील्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये एक अंडर स्टेटमेंट है। इसी को देखते हुए बहुत ही जो ह्यूज लेवल के मेजर्स हैं वो अगर लिए जाएंगे तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई के द्वारा ही लिए जाएंगे और सही समय पर लिए जाएंगे। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि जो
बॉन्ड स्विच है वो भी गवर्नमेंट के पास एक टूल है जिसका वो उपयोग करेगी कुछ लेवल तक उसके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको रिड्यूस करने के लिए। जो हम ये जानते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं करेंटली, बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स हैं। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट ने मेजर्स अनाउंस करे कि एक्साइज ड्यूटी कट हो, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी कट हो स्टील और अदर आइटम्स पे, उसको देखते हुए भी जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इस ईयर का, जो बोरोइंग का टारगेट है उसको एक्सीड होने का जो रिस्क है, उसी के चलते भी मार्केट सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स नेगेटिव हुए हैं। आरबीआई गवर्नर ने भी ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो बढ़ने की तरफ जाएगी, ये मानना है आरबीआई गवर्नर का। इसी को देखते हुए जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़े हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो अभी करंट लेवल असेसमेंट है बॉन्ड यील्ड्स का वो स्टार्ट हो गया है और अगर जो भी जरूरत पड़ेगी ह्यूज स्टेप्स की वो आरबीआई द्वारा सही समय पर लिए जाएंगे। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने क्वांटम कंप्यूटर पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। A quantum computer is likely to cross over what anything classical can do, but cross over in a way that probably classical cannot catch up to. So that is why that is an exciting time period. The problems, actually, we just talked about sustainability. So number one, it's going to be able to work on new alloys and new materials. Probably pharmaceuticals are way down the road because there's a bit more complexity in life and death issues. So I'll phrase it that way. Optimization, you talked about the fleet management problem. I think there'll be applications to AI and search, but I think on search, I think Ruth and Google will be far more expert than anything we will do. I think one of the big problems is going to be around climate change. By the way, plankton consume more carbon dioxide than everything else. It's a pretty simple mechanism, but there's zero chance that classical computers are going to figure out how that works. I have a hope that quantum computers can, because you're operating at biochemistry levels, and that's what quantum computers do. They mimic what is happening at the quantum mechanical level. And so there's a chance that they can do problems like nitrogen, carbon dioxide sequestration, because that in the end is a materials problem. Wait, explain what you mean about plankton. Why can't a classical computer model what plankton does? Well, a classical computer, I'll take the caffeine molecule. I'll say the caffeine molecule is a little bit simpler than plankton. A caffeine molecule on a normal classical supercomputer needs a computer the size of this planet. I don't think that's going to happen. वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि ग्लोबल हालात की वजह से कीमतों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन क्राइसिस जैसे हालात नहीं है। There's no crisis. Yeah, the price goes up and down. That's a different thing. You breathe in, you breathe out. So this goes up and goes down. But there's no crisis. Of course, geopolitical situation is creating disturbance. Prices are gone very high because people always thought that the mining is not a great thing. But today they realize there is very important above the earth and below the earth. Both are as important for human life, but with the sustainability is important. Yeah, there are two sides of it. One is the normal commodity, which we talk about, copper, zinc, aluminum. These are mass production. And as a battery, you need a cobalt, you need which is probably 5% of this massive, which is most important because this is how they're creating the battery segment. You know, I can talk about my country, India, 1.4 billion people. Out of 5 people, there is 1 Indian. So in this, you will not believe when I give you the number, 60%, 60% goes in import of the metal and oil below the ground. And India, most of the money goes. We don't produce copper. We have the highest copper reserve. We don't produce gold. We have the highest reserve of gold. We don't produce silver. We have the highest reserve of silver. Nickel, iron ore, everything we being import
coal, probably third largest in the coal, because as it says, mining was little bit unpopular. Yes. It was unpopular, and the value creation was not there. So the new investment, as you said, that the kind of investment, I think largest investment physical, the job creation and the prosperity of any nation. And today is a time, I'm the mining man, I have seen the environment is better after you do the mine, because the technology has come far ahead. मार्सिलस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी का कहना है कि भारत में नई जॉब के क्रिएशन से अफोर्डेबल हाउसिंग को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतों को देखते हुए लाओपोला की पोर्टफोलियो को हटाया है, उसके बदले उन्होंने होम फर्स्ट खरीदा भी है। जो इंडिया में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बन रही है, ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक लास्ट 3 साल में करीबन 32 मिलियन जॉब्स की क्रिएशन हुई है। ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला दिख रहा है ईपीएफओ के डेटा से, इसका फायदा हमारे ख्याल से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आएगा। 10 लाख 15 लाख वाले मॉर्गेजेस में यहाँ पे आवास और होम फाइनेंस अच्छा काम कर रहे हैं, आवास और होम फर्स्ट अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों की कैपिटल पोजीशन स्ट्रांग है, इनकी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू द डीएचएफएल वाला जो क्राइसिस था, यस बैंक वाला जो क्राइसिस था, कोविड के क्राइसिस के थ्रू उनकी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रांग रही है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी बेहतरीन है। इसलिए हमारे ख्याल से गोइंग इनटू एन इकोनॉमिक रिकवरी, एंड स्टिल स्ट्रेस की कोविड के पोस्ट कोविड की इकोनॉमिक रिकवरी की भी शुरुआत है, काफी लंबा रास्ता आगे तय करना है। गोइंग इनटू एन इकोनॉमिक रिकवरी, अच्छे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हमारे ख्याल से हमको अच्छी अपसाइड मिलेगी। इसलिए दोनों आवास और होम फर्स्ट हमारे पोर्टफोलियो में है। लाओपाला हमारे पोर्टफोलियो में काफी सालों से था। कंपनी कमाल की कंपनी अजीत झुंझुनवाला जी ने लास्ट 15 साल में बनाई है, जिस वजह से हमने बेचा। काफी हद तक हमको डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस लगे, प्लस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लाओपाला के स्पेस में। लाओपाला ने स्पेस को बनाया है, क्रॉकरी के स्पेस को लाओपाला ने पूरा क्रिएट किया है, बट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही थी। और लुकिंग एट द लास्ट 15 ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन इन द स्पेस, हमको लगा कि इस स्टॉक को हटा के हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जोड़ना बेहतर रहेगा। सरकार शुगर एक्सपोर्ट लिमिट लगाने पर विचार कर रही है। एजेंसी की खबरों की माने तो ग्लोबल फूड प्राइसेस को देखते हुए सरकार एहतियातन ऐसा कदम उठाने का फैसला ले सकती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो सीपीआई के हमने लास्ट मंथ के नंबर्स देखे वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 8% थे, 7.7%। उसी के बाद से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्शन मोड में आ चुकी है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए वेरियस फ्रंट्स पर। लास्ट जो हमने देखा वो एक्साइज कट देखा था फ्यूल प्राइसेस को कम करने के लिए। तो अब जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, उसकी जो रिटेल कंज्यूमर्स पे जो मार पड़ रही है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो सेस है क्रूड एडिबल ऑयल पे वो हटाने के लिए डिस्कशन चल रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री ने ये सजेशन दे चुके हैं कि जो 5.5% एग्री इंफ्रा सेस और सोशल वेलफेयर सेस है क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पे, उसको हटाया जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पे जल्द ही निर्णय लेगी। इसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जो रिटेल कंज्यूमर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा और दाम कुछ कम होंगे। इसके अलावा जो शुगर एक्सपोर्ट्स हैं उस पर सरकार निर्णय ले चुकी है कि 100 लाख टन जो एक्सपोर्ट है उसकी लिमिट लगाई जाए। ये हम जानते हैं कि इस साल सबसे ज़्यादा जो शुगर का प्रोडक्शन हुआ है 355 लाख टन का। उसके बावजूद गवर्नमेंट कोई भी चांस नहीं लेना चाह रही है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। चाहती है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एडिक्वेट सप्लाई हमेशा मौजूद हो। इसी को देखते हुए ये 100 लाख टन की जो लिमिट है, एक्सपोर्ट लिमिट, वो लगाई गई है सरकार द्वारा। तो इसी को देखते हुए जो एडिबल ऑयल्स पे जो डिसीजन है वो जल्द आना बाकी है और शुगर एक्सपोर्ट्स के डिसीजन के साथ गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को सारे फ्रंट्स पर टैकल करने के लिए तैयार है।
दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 10% तक बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने सर्फ एक्सेल, क्विक वॉश, रिन पाउडर, विम बार, पियर्स, लक्स जैसे साबुन और डव बॉडी वॉश की कीमतों में इजाफा किया है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते हिंदुस्तान लीवर पिछले 8 से 9 महीने से लगातार अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा के पास। एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं डीलर्स के मुताबिक, और इस बार जो दाम बढ़े हैं वो अराउंड 2 to 10% की रेंज में है, जैसे कि सर्फ एक्सेल, क्विक वॉश, रिन पाउडर, पियर्स सोप, लक्स सोप, विम बार, डव बॉडी वॉश, सेंसोडाइन टूथपेस्ट। तो सर्फ एक्सेल क्विक वॉश 1 kg पैक जो पहले 229 रुपीज़ का था वो अब 234 रुपीज़ का है। रिन पाउडर जो पहले 92 रुपीज़ का था वो 95 रुपीज़ का है। पियर्स बंडल पैक जो पहले 140 का था वो अब 152 रुपीज़ का है। डव बॉडी वॉश जो पहले 120 का था वो अब 125 रुपीज़ का है। तो कंपनी पिछले 8 या 9 महीनों से अपने प्रोडक्ट्स के दाम लगातार बढ़ाई जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर ले रही है और वो इसको कस्टमर्स तक पास ऑन कर रही है। तो अभी तक उसने अराउंड 25 से 30% दाम बढ़ा दिए होंगे, और डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कस्टमर्स के लिए आगे जाके थोड़े से और प्राइस हाइक्स हों। महंगाई कम करने पर सरकार का फोकस बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज में कटौती के बाद अब सरकार खाने के तेल की महंगाई भी कम कर सकती है। क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल पर 5.5% के सेस को सरकार हटा सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज़्यादा डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, अभी शनिवार को ही गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किया था फ्यूल पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कुछ हद तक रिलीफ आने की उम्मीद है। अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट्स पर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने का विचार बना रही है। ये याद रखिए कुछ समय पहले ही बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो क्रूड एडिबल ऑयल्स है उन सब पर हटा दी गई थी, लेकिन अभी भी एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस और सोशल वेलफेयर सेस अभी भी है इन इंपोर्ट्स पर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5% के लगभग है। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री ने ये सजेशन भेजा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो पूरा सेस पोर्शन है इन दोनों क्रूड एडिबल ऑयल्स पर वो हटा देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर जल्द ही डिसीजन लेगी। ये जो एंटायर पोर्शन है, ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन जिस वजह से देखा जा रहा है वो एडिबल ऑयल और फ्यूल इंपोर्ट्स की वजह से है, जिसका प्राइसेस हम ग्लोबली देख रहे हैं कि बहुत बढ़ा हुआ लगातार चल रहा है। इसी की वजह से गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कट का डिसीजन लिया था, और अब क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट्स पर इन्फ्लेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट जल्द ही डिसीजन ले सकती है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। कोयले के संकट को लेकर राहत भरी खबर है। इस महीने कोल प्रोडक्शन 34 मिलियन टन तक बढ़ गया है। वहीं 15 मई ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। साथ ही 16% की बढ़ोतरी के साथ ये 37.18 मिलियन टन कोयला डिस्पैच किया गया है। वहीं कोयला मंत्रालय लगातार पावर डिमांड को लेकर गंभीर है और सप्लाई रुके नहीं। इसके लिए कोल उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। साल 2047 तक एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में सरकार ने बायोफ्यूल से जुड़ी नेशनल पॉलिसी में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब ET नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार बायोगैस के लिए PLI स्कीम लाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन बायोफ्यूल्स को लेकर तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने में कौन सी चुनौतियों को पार करना होगा, इसके लिए देखिए खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट। एथेनॉल से लेकर बायोडीजल बनाने वाली भारतीय कंपनियों ने सरकार की पॉलिसी का स्वागत किया है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि इसमें तय किए लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अब 2025 तक ही हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में शुगर कंपनियों ने अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी काम शुरू कर दिया है। मसलन द्वारिकेश शुगर 6 मिलियन टन चीनी की बजाय उस क्षमता को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करेगी। उनका लक्ष्य है कि वे एथेनॉल से होने वाले रेवेन्यू को बढ़ा सकें और इसके लिए वे बरेली में अपनी तीसरी यूनिट लगा रहे हैं। हमारी तीसरी यूनिट बरेली डिस्ट्रिक्ट में जो है उसमें लगा रहे हैं, जो कि 175 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट है। तो हमारी एथेनॉल बनाने की क्षमता है वो दुगनी हो जाएगी।
तो अब जिस तरह की क्षमता हमारी होगी उस हिसाब से ना हमको मोलासेस बाहर से खरीदना होगा और ना हमारे को मोलासेस बेचना होगा। बेचना उतना ही होगा जो हमारे को लेवी ऑब्लिगेशन में उतना ही बेचना होगा। सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी में कुछ एक्सपोर्ट करने की मंजूरी भी दी है और साथ ही फीडस्टॉक की उपलब्धता भी बढ़ाने की अनुमति दी है। हालांकि भारत में फीडस्टॉक की उपलब्धता के अलावा भी कई चुनौतियां हैं। बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रोसेसिंग की क्षमता सीमित है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कंपनी की ओर से इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोडक्शन के लिए इंटीग्रेटेड बायोडीजल प्लांट की जरूरत होगी और फीडस्टॉक को सोर्स करने पर भी काम करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा प्रोडक्शन बायोडीजल की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। एक्सपोर्ट के मौके भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय उत्पादकों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा। इंडस्ट्री को वेस्ट बेस्ड फीड स्टॉक के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी। Export potential is very high, but currently there are very few plants that would be in a position to meet the export requirement because the specifications are going to be tight. Secondly, even if somebody is able to meet the specification, it will be a challenge to finance it. And definitely the prices in exports are more remunerative. So all in all, what the government has done, it has created an equal level playing field. भारत में अभी 27 बायोडीजल प्लांट OMCs के पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 15 सप्लाई करते हैं और ये सप्लाई भी कई बार बाधित रहती है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि 3 से 4 साल की बजाय पॉलिसी के लक्ष्य हासिल करने में 6 से 7 साल का समय लग सकता है। हालांकि सभी ने बजट में बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग में 2 रुपए प्रति लीटर के इंसेंटिव की सराहना की है। कदम सही दिशा में है, लेकिन अब भी टेक्नोलॉजी से लेकर निवेश तक काफी काम की जरूरत है। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। और अब बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की, जिसको बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग IRCTC कर चुका है। क्या है प्लानिंग, कैसे बढ़ेगा टूरिज्म सेक्टर, इसी पर पेश है आज का स्वदेश विशेष। कोविड का दौर ख़त्म होने के बाद अब IRCTC पूरे रॉ में नज़र आ रहा है, जो अब टूरिज़्म सेक्टर को परवान चढ़ाने की पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका है। और इस कड़ी में IRCTC ने अपना फोकस भी किया है और जो फोकस है इनका वो कई नई और बेहतरीन ट्रेनों पर है। आखिर IRCTC कैसे करने वाला है टूरिज़्म सेक्टर का कायाकल्प, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने बात की है IRCTC चेयरपर्सन और MD रजनी हसीजा से। पहला सवाल यही होगा कि भारत गौरव ट्रेन एक नया कंसेप्ट जो रेल मंत्रालय लेकर के आया है, उसके अंतर्गत टूरिज्म वाले पहलू को देखें तो IRCTC कितनी ट्रेनें चलाने जा रहा है, उनका स्वरूप कैसा रह सकता है? IRCTC भारत गौरव पॉलिसी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है और हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2 रेक का इंडेंट दे दिया था, जिनमें से 2 रेक हमें मिल गए हैं और 1 रेक जो है हमारा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में जो टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल पब्लिक की रिक्वायरमेंट से थोड़ी अलग होती है। तो ये मॉडिफिकेशन जो हो रही है हमारी आलमबाग वर्कशॉप में कैरी आउट हो रही है। मोस्ट लाइकली ये रेक हमें जून के फर्स्ट वीक में हैंड ओवर हो जाएगा और उसके बाद जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं थोड़े से जो हमें खुद करने हैं वो करके हम 21 जून को ये गाड़ी श्री रामायणा सर्किट पर चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए जो बुकिंग है 15 दिन पहले ही आरंभ हो गई थी और लगभग नियरली जो है इसकी 50% के आसपास बुकिंग हो भी चुकी है। काफी एक्साइटिंग है। तो क्या ये इकलौती ट्रेन होगी भारत गौरव में या इसके अलावा कुछ और ट्रेन पाइपलाइन में है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ट्रेन तो हमारी और है जो कि रास्ते में पाइपलाइन में है, जो कि जिसके लिए जो जल्दी लॉन्च होने वाली है इनबाउंड सेक्टर में। आप जल्दी सुनने को मिलेंगे उसके बारे में। और ये इसके अलावा कुछ और भी ट्रेनें होंगी, जब इसके बाद धीरे धीरे पॉलिसी हम चला के जब देखेंगे तो वी विल ऑल्सो लर्न मोर, सो विल बी रिक्वेस्टिंग और टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। इसके अलावा लग्जरी सेगमेंट में महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है। कोविड के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि महाराजा एक्सप्रेस एक बार फिर से शुरू हो सकती है, और क्या गोल्डन चैरियट जो एक और आपका शानदार प्रोडक्ट है वो भी वापसी करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेंगी। महाराजा तो अपने ट्रैक पर आने के लिए एकदम तैयार है। उसका टैरिफ अनाउंस हो चुका है, उसका कैलेंडर दिया जा चुका है और हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ग्रुप चार्टर सबके लिए एजेंट्स के साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई है। इनबाउंड ऑफरिंग भी आ रही है। तो हमें लगता है महाराजा के लिए अगर सब ठीक रहा तो सीजन अच्छा रहेगा।
गोल्डन चैरियट पे भी अपना काम जो है, बाकी का जो रेक पे थोड़ा सा हमारा काम बाकी है, वो काम भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लग्जरी टूरिज्म की भी धीरे धीरे वापसी हो रही है। लग्जरी टूरिज्म के अलावा टूरिज्म की बात में एयर पैकेजेस को लेकर के जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तब आपने कहा था कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लोग एयर पैकेजिंग के जो ऑप्शंस है उसको चुन रहे हैं। वो नतीजे में अभी और कितनी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है, कितने नंबर्स और बढ़े हैं, रिजल्ट क्या कहता है? रिमार्केबल पॉजिटिविटी देखने को मिली है समीर जी, क्योंकि जितने भी पैकेजेस हमने जिस भी स्टार्ट से लॉन्च किए वो सारे हमारे बिक गए। हमें कभी एयर इन्वेंट्री भी शॉर्ट पड़ी, फिर हमने और इन्वेंट्री ली और हमने जिस भी क्षेत्र से कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह के पैकेजेस लॉन्च किए वो हमारे सब बिक गए। आप जानते हैं चार धाम को लेके कितना जो है आजकल धूम मची हुई है। हमारे चार धाम से रिलेटेड भी सारे पैकेजेस बिक चुके हैं। सो ओवर एवरग्रीन काइंड ऑफ अ फीलिंग इज देयर कि जो भी पैकेज हम लॉन्च कर रहे हैं और वो थोड़ा, अगर उस पैकेज में थोड़ा सा भी दम है और प्रोडक्ट में जान है तो प्रोडक्ट खुले हाथों पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर रही है। और ई कैटरिंग को भी क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? ई कैटरिंग एक नया सेगमेंट है, लोगों ने शुरू में बड़ी हिचक दिखाई, क्या अब लोगों को ई कैटरिंग वाला ये पूरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है? ई कैटरिंग लोगों को जरूर पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एवरेज मील सर्व्ड ऑन ट्रेन वो जो 21,000 से बढ़कर नियरली 33,000 के आसपास तक पहुंच चुका है। किसी किसी दिन तो 50,000 से भी ऊपर आंकड़ा गया था। तो इसका मतलब है कि लोगों को ई कैटरिंग में अपनी इच्छा के अनुसार ऑर्डर करने का जो भावना वो धीरे धीरे बढ़ रही है और डिजिटल पेमेंट्स भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जो पेमेंट हो रही है वो जनरली जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है। तो ये प्रचलन थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है और आने वाले दिन इसके लिए और भी हमें लगता है कि इसमें और इजाफा होगा। रेस्टोरेंट में खाने के बिल के साथ लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज की, जिसको लेकर कई सारी शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों के आने के बाद सरकार ने 2 जून को इस मुद्दे पर एक बैठक बुला ली। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट की सर्विस अच्छी लगती है तो आप वेटर को टिप देते हैं, लेकिन आपको सर्विस अच्छी लगे या ना लगे तो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप टिप नहीं देते। लेकिन होटल या रेस्टोरेंट वालों को आपकी इस टिप से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपने बिल में ये टिप पहले ही आपसे वसूल लेते हैं, जिसे कहा जाता है सर्विस चार्ज। और इसकी ज़बरदस्ती के सर्विस चार्ज के नाम पर वो आपकी जेब पहले ही काट लेते हैं, जिसको लेकर कई बार लोग शिकायत भी करते रहे हैं। और अब जब शिकायतों का अंबार लग गया है तो सरकार भी सख्त हो गई है। आखिर इस सर्विस चार्ज का क्या गोलमाल है और कैसे इस चार्ज का चक्कर खत्म होगा, इसको लेकर अपने मेहमानों से हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या आपने कभी होटल और रेस्टोरेंट में खाने के बाद बिल पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस बिल में IGST और SGST के अलावा एक और चार्ज होता है, और वो है सर्विस चार्ज, जिसे देना जरूरी नहीं। लेकिन होटल और रेस्टोरेंट मालिक बिल में सर्विस चार्ज भी वसूल लेते हैं, जिसकी शिकायतें कस्टमर हेल्पलाइन पर लगातार मिल रही थी, जिसके बाद सरकार को हरकत में आना पड़ा। 2 जून को एक अहम बैठक बुलाई है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ में ये बैठक बुलाई है और इस बैठक का एजेंडा यही है कि कई मामलों में इस बात को देखा गया है कि ग्राहकों से सर्विस चार्ज एक मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य तौर पे वसूला जाता है, जबकि सर्विस चार्ज एक वैकल्पिक व्यवस्था है। दरअसल सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी पर है कि वो देना चाहे या नहीं, लेकिन कई बार ग्राहक शर्म के मारे इस चार्ज को देने से इनकार नहीं कर पाता, जिसके बाद अब सरकार ने 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में होटल रेस्टोरेंट के साथ जुड़े संगठन शामिल होंगे। इसमें जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी, जेप्टो, ओला, उबर जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है, जो अपनी रायशुमारी भी रखेंगे। ये जो पूरा सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट जो वसूलते हैं, ये एक वॉलंटरी है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। इसको लेकर के रेस्टोरेंट का क्या रुख है? दूसरी बात ये है कि कई मामलों में देखा गया है कि जब ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करता है तो कई मामलों में उसको एम्बेरस किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। वैसे तो सर्विस चार्ज को लेकर भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2017 को गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन उसके बाद भी शिकायतों का सिलसिला जारी है। और अगर कंज्यूमर को सर्विस चार्ज देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसे करने वालों पर अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
ये पूरी तरीके से एक वैकल्पिक चार्ज है, ऑप्शनल चार्ज है। ग्राहक चाहे तो दे, चाहे तो मना कर सकता है। ये मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं है। और ऐसे में अगर ग्राहकों से सर्विस चार्ज जानबूझ करके वसूला जाता है तो ग्राहक चाहे तो अपनी शिकायत को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्ज करा सकता है और शिकायत की सुनवाई भी करवाई जा सकती है। बैठक में सर्विस चार्ज के मुद्दे और शिकायतों को लेकर खुलकर बातें होंगी और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में खाने के बिलों से सर्विस चार्ज हट सकता है, यानी कि अब ग्राहकों को होटल और रेस्टोरेंट में सस्ता खाना मिल सकता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, हालांकि 2 जून तक इस पर सर्विस चार्ज पर फैसला होगा, लेकिन ये पूरा मामला है क्या? रेस्टोरेंट्स, होटल्स क्या चाहते हैं और जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, किस तरह की शिकायतें की गई हैं, क्या परेशानियां हैं एक आम ग्राहक की, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हमें ये समझना है कि आखिर सर्विस चार्ज का जो गोलमाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है और कैसे ये गोलमाल पूरा मामला बना है। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। जहांगीर घई, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, SP जैन के फाउंडर और MD प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स, SP जैन भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जैन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह की शिकायतों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, क्या आपको ये शिकायतें जायज लगती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सर्विस चार्ज है ऑप्शनल है। इसमें बहुत इक्के दुक्के जगह कोई ऐसे केस हुए होंगे कि जो कस्टमर बोल रहा है, गेस्ट बोल रहा है कि हम नहीं देना चाहते यार, और वो पूछते हैं पहले कि भाई आपको सर्विस चार्ज देना है, और जनरली कस्टमर खुशी से गैस जो देना चाहता है उसको ही चार्ज किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा निजी अनुभव भी ऐसा है कि सर्विस चार्ज को बिल में ऐड कर दिया जाता है। मुझे सर्विस पसंद नहीं आई है, मुझे सर्विस चार्ज नहीं देना है, लेकिन मुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो बिल में आ गया है। मैंने कई जगहों पर, आप मानेंगे नहीं, माननीय मंत्री जी के ट्वीट को दिखाना पड़ा है होटल वालों को कि देखिए, इस ट्वीट में कहा गया है कि आप जो है सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं और ये जो है जबरदस्ती का मामला नहीं। अगर आपको सर्विस पसंद नहीं आई है तो आप नहीं देंगे सर्विस चार्ज। और घई साहब, मेरे ख्याल से आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कई बार हमारी लड़ाइयां हुई हैं होटल से और रेस्टोरेंट से इस पूरे मुद्दे को लेकर। जैसा कि आपने समझाया, ये बिल्कुल भी जबरदस्ती का मामला नहीं है। जहांगीर जी, क्या कहेंगे? पहले तो जो टिप रहता है वो कस्टमर अपनी खुशी से देता है। खुशी से आप चाहे तो 50 रुपया दो, आप चाहे तो 5000 रुपया दो, उसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो सर्विस चार्ज ऐड किया जाता है वो डिलीट करने का बात करते हैं मिस्टर जय। डिलीट क्यों करने का? सबसे पहला आप लगाइए ही नहीं, लगाने की पहले पूछिए आपको देना है और कितना देना है। अगर जो कस्टमर बोलेंगे कि इतना देना है तो वो अमाउंट एग्जैक्टली ऐड कीजिए। आप आपकी मनमानी से ऐड नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, मेरा पर्सनल अनुभव है, और वो भी एक वेरी वेल नोन प्रख्यात रेस्टोरेंट जो ऑल ओवर इंडिया उनकी चेन है, उसमें मैं गया था। तो उधर सर्विस चार्ज तो लगाया, लेकिन सर्विस चार्ज के ऊपर GST भी लगाया गया था। तो इतनी हद तक वो रेस्टोरेंट ऐसे कस्टमर्स को लूटते हैं। और जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं, कभी आपका मूड अलग रहता है। यू गो फॉर एंजॉयमेंट। उधर किट करके, झगड़ा करके प्लेजर वो निकल जाता है। तो आप अगेंस्ट भी होंगे तो कितनी बार, अच्छा इधर ऐसा हैप्पी माहौल में ये किट किधर करने का, उसके लिए आप आपका हक छोड़ के पैसा दे देते हैं। और ये चीज का एडवांटेज रेस्टोरेंट्स उठाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें यहाँ पर उठाई हैं। और जैन साहब, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कई सारे जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो अपने दरवाजे पर ही लिख देते हैं कि हम जो है 10% या 12% इतना वसूलते हैं सर्विस चार्ज, आपको मंजूर है तो आइए खाना खाने, वरना आप चले जाइए। और देखिए, जहांगीर जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप इन सब चीज़ों पर ना जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। आप हर रेस्टोरेंट में तो जाके आप चेक नहीं करेंगे ना कि आप सर्विस चार्ज जबरदस्ती वसूलते हैं या आपने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है। हालांकि ऑप्शनल ही यहाँ पर नियम के तौर पर है, जो आपने भी समझाया, लेकिन हर किसी को इस बारे
बारे में इतना उत्साह नहीं होता जब आप जा रहे होते हैं एक अच्छी इवनिंग के लिए, एक अच्छे डिनर के लिए फैमिली के साथ, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ों को साबित करना कि ये वैकल्पिक है नहीं है। किसको पढ़ना है ये सब पचड़े में? बहुत शिकायतें आई हैं, 2 जून को लेके इस पर बैठक भी है, लेकिन जिस तरह से हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, शायद आप अपने होटल्स और आप अपनी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स पे इसका पालन करते होंगे, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर इस पैनल पे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाकई में इसको लेकर बहुत शिकायतें आई हैं। दरवाजों पर लिखा जाता है कि हम सर्विस चार्ज इतना % का वसूलने वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत रेयरली कोई छोटे रेस्टोरेंट और होटल वाले ऐसा कर रहे होंगे। जो वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सारी स्टार होटल्स हैं या जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन सबको हम लोगों की क्लियर गाइडलाइंस है कि दिस इज ए ऑप्शनल, this is a happiness of guest. He want to pay service charge or not. If he want to pay service charge, then you charge. If he doesn't want to pay, you cannot charge. One thing. Second thing, जो कैश में टिप देते उसको बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने बहुत लोगों के गेस्ट के पास कैश नहीं होता, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देते। जैसे यू प्लीज चार्ज इन दिस ओनली एंड सर्विस चार्ज वंस चार्ज और ही एक्सेप्ट के इज बीइंग चार्ज सर्विस चार्ज, ही देन गिव द गिफ्ट। इट इज अ मोरल स्टेप। हर कोई तो 5 स्टार में जाता नहीं है। आप जो कह रहे हैं 5 स्टार ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे लोग तो यहाँ पे छोटे मोटे होटल्स जैन बोलते हैं कि टिप जो देते हैं वो कुक तक पहुंचना है, वो एकदम सही है, वो मैं डिस्प्यूट नहीं करता हूँ। लेकिन जो टिप देनी है या नहीं देनी है और कितना अमाउंट देना है, वो कस्टमर का राइट है डिसाइड करने के लिए, रेस्टोरेंट का राइट नहीं है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आप चाहिए तो मैं रेस्टोरेंट का नाम दे के भी बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, Grade 1 restaurants, very popular, high media publicity, all India network के रेस्टोरेंट्स भी ऐसे चार्ज करते हैं और जैसे मैंने बोला उसके ऊपर GST भी लेवी करते हैं। तो मिस्टर जैन खुद का अनुभव से बोलते हैं, he is not representing the voice of the mass public। जो हम लोग अनुभव करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जितने हैं वो उतना ही, बिकॉज उनको मालूम है कि वो रेस्टोरेंट में जो जाते हैं वो कस्टमर्स के पेइंग कैपेसिटी है। पेइंग कैपेसिटी होगी तो वो इतना झंझट नहीं करेगा। शायद कितनी बार उसके साथ परमिट रूम रहता है, आप एक ड्रिंक लीजिए और उसके बाद झगड़ा करने जाएंगे, डेफिनेटली नहीं। तो ये जो बोलते हैं कि कुक तक पहुंचना है, किसको पहुंचना है, वो सही है। लेकिन आप मेरे को पूछिए, सर मे आई ऐड अ टिप, आप कितना देने चाहते हैं? अगर मैं बोलूं 50 रुपीज, आप 50 ऐड कीजिए। मैं बोलूं 5000, आप 5000 ऐड कीजिए। लेकिन मेरे को पूछने की बात ऐसा नहीं कि आप ऐड करें और बाद में जब मैं इश्यू करूं तभी आप डिलीट करें। और कितने रेस्टोरेंट्स इवन इश्यू करते हैं तो सर हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, हम क्या करें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा जवाब मिलता है। यहाँ पर टिप के अगेंस्ट नहीं है कोई, सर्विस चार्ज देने के अगेंस्ट नहीं है कोई, लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसा कि जहांगीर जी आपने भी कहा, वो ग्राहक के ऊपर होता है, वो आपके कंज्यूमर के ऊपर होता है। मैं देख रही हूँ जैन साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे जब आप बात कर रहे थे। जैन साहब बताएं, आपके जहन में क्या बातें आ रही थी जब आप जहांगीर जी को सुन रहे थे? मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि गांधी साहब करेक्ट बोल रहे हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं करे। तो इसको ऐसे एक फाइनेंशियल मैटर ना देख के उस आदमी की जो मेहनत कर रहा है, कभी देखिए रात को 2 बजे तक सर्विस देते हैं, आपको 1:30 बजे, जितने बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहते हैं 1-1:30 बजे रात तक, तो क्या होता है कि गेस्ट कभी लेट आता है और उसको अच्छी सर्विस की एक्सपेक्टेशन, और उसको नॉन बंदे सारे उनके रिलेशन बने हुए, सारा बिजनेस रिलेशनशिप का भी है, तो वो लोग बहुत खुशी से देते हैं। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम को और सुधार सकते हैं ये, लेकिन ऑप्शनल है। आई फील ये कोई कानून नहीं होना सकता। सही कह रहे हैं आप, ऑप्शनल रखना तो चाहिए। लेकिन एक छोटा सवाल, समय लगभग खत्म हो गया है, जहांगीर जी आपसे पूछना चाहूंगी, 2 तारीख को जो बैठक है उसमें टिप के लिहाज से आपके मुताबिक किस तरह का स्ट्रक्चर एक डिसाइड होना चाहिए? आपका सजेशन क्या होगा? मेरा सजेशन एक ही है कि टिप इंक्लूडेड नहीं होना मांगता है इन एडवांस। जब भी कस्टमर को बिल लाने का टाइम होता है, वो उनका डिनर ड्रिंक सब खत्म करता है, उसकी बात उनको पूछिए, सर हाउ मच वुड यू लाइक अस टू ऐड एज अ टिप?
इफ आई एम हैप्पी मैं खुशी से 10% बोलूंगा, इफ आई एम जेनरस मैं 20% टिप बोल सकता हूँ। इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द फूड, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस, आई विल से नहीं, हमें टिप नहीं देना है। So it will differ from individual to individual, from circumstances to circumstances, maybe even from waiter to waiter. एक waiter अच्छा service देगा, दूसरा waiter नहीं देगा. So there can be no general hard and fast rule. Only standard thing would be कि आप पूछिए customer को कि आपको देना है और कितना देना है, और वो amount आप add कर लीजिए। पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने की कौशल को दिखाने और ये साबित करने का मौका देना जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार को की नब्ज पहचानते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर SKS SMS करें या फिर www.sensexkasuperstar.com पर लॉगिन करके एक्साइटिंग पुरस्कार जीत सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है हमारे आज के सेंसेक्स का सुपरस्टार के प्रतियोगी से मिलने का। अबीर जी, आपका स्वागत है आपका सेंसेक्स का सुपरस्टार रियलिटी शो में। पहले तो आप बताइए कि आपने कब से मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया? देखिए, मैं पहले तो जॉब करता था, सो आई वाज ए MBA फ्रॉम वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद मैं स्टार टीवी में काम करता था 5 साल एंड 2016 से आई स्टार्टेड ऑफ माय ओन एंड इन्वेस्टिंग बिकेम माय करियर। तो तब से इन्वेस्टिंग चालू कर रहा हूँ, बोल सकते हो। लेकिन वैसे इन्वेस्टिंग का तो अनुभव रहा है ऑलमोस्ट 2007 से। जब मैं पढ़ाई कर रहा था MBA, तब से ही आई वाज इन मार्केट थोड़ा बहुत। तो उसके बाद से जब 2016 आया और थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बड़ा हुआ, तब लगा कि आई कैन एक्चुअली टेक द लीप एंड एक्चुअली जॉब छोड़ के मैं इन्वेस्टिंग एज ए प्रोफेशन ले सकता हूँ। अबीर जी, मुझे ये जानना है कि आखिर आपने सेंसेक्स का सुपरस्टार में शामिल होने के बारे में क्यों सोचा? देखिए, पहले तो ये प्रतियोगिता के बारे में मैंने कहीं इंटरनेट पे देखा होगा, फिर आपके तरफ से मेरे पास फोन आया था टू टेक पार्टिसिपेट देयर। तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा है, क्योंकि इन यूएस मार्केट में हम देखते हैं यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप होता है, तो इंडिया में वैसा कुछ था नहीं। सो दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम व्हेन लिटिल नोन पीपल लाइक अस आल्सो कम अहेड एंड शो देयर कैपेबिलिटी इन मार्केट्स। जी, एक लास्ट सवाल कि आपने बताया कि ये इंडिया में पहली अपने तरह का पहला कंपटीशन है, तो इसको जीतने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, ये प्रतियोगिता जैसे किया गया है, मैं अपने आप का इन्वेस्टिंग में आई गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लेकिन ये 4 वीक का ही रहेगा। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि आई विल पिक अप स्टॉक्स दैट आर इन मोमेंटम and I will have higher allocation in stocks that move the fastest. थैंक यू अबीर जी हमसे बात करने के लिए। और फिलहाल अब हमें भी दीजिए इजाज़त। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों को अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ग्लोबल मार्केट्स में जब भी उठापटक होती है, इंडियन मार्केट्स पर असर जरूर पड़ता है। ट्रेंड अपवर्ड का लिया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया, मूव अच्छा खासा दिख रहा है। स्टॉक में कैश में बाइंग तो हो रही है, लेकिन क्या स्टॉक के फंडामेंटल्स भी यही कहानी बताते हैं? लगभग 400 रुपए तक का मूव इस स्टॉक में जरूर बनाया होगा। कुछ और स्पेसेस जहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए